हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। एक बार फिर हम लास्ट वीडियो की तरफ जा रहे हैं अपोप्टोसिस में। आज हम अपोप्टोसिस की सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि अपोप्टोसिस का इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये काफ़ी बार पूछा जाने वाली बात है। तो हम देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी इंट्रिंसिक पाथवे को सिग्नल कहाँ से मिलेगा, तब जाकर के वो एक्टिव होगा। तो सिग्नल जो मिलेगा, जैसे कि मान लो ग्रोथ फैक्टर अब्सेंस है, यानी एक सेल्स को डिवाइड करना है और डिवाइड करने के लिए उसे क्या चाहिए, ग्रोथ फैक्टर चाहिए, तब वो सेल्स डिवाइड करेगी। उसके अभाव में डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो मान लो ग्रोथ फैक्टर का कोई स्टिमुलेशन ही नहीं मिल रहा, ग्रोथ फैक्टर का कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा, इसकी वजह से वो सेल्स अपोप्टोसिस में जाएगी। दूसरी वजह ये हो सकती है कि डीएनए का डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज हो गया और वो इस प्रकार का डीएनए डैमेज हो गया कि आप उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। देखिए डीएनए डैमेज जो है वो क्या होता है, कुछ हद तक डीएनए डैमेज होने का मतलब हो गया कि न्यूक्लियोटाइड की मिस सीक्वेंस हो गई, गलत न्यूक्लियोटाइड आकर के डीएनए में जुड़ गया। क्यों जुड़ गया होगा कि वो रेप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई होगी, डीएनए पॉलीमरेज से हो सकती है, प्रूफ रीडिंग हो सकती है। तो जब मान लो डीएनए पॉलीमरेज से कोई गलती हो जाए, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, तो वो क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम पीछे मुड़ करके। तो प्रूफ रीडिंग करेगा तो गलत न्यूक्लियोटाइड की जगह सही न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा, उसको पता चल जाएगा। या फिर मान लो प्रूफ रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर से मशीनरी चेक करती है रेप्लिकेशन होने के बाद में या रेप्लिकेशन चलते समय। उस टाइम पे जो डीएनए रिपेयर मशीनरी होती है वो उस डैमेज को ठीक करने का प्रयास करेगी। लेकिन मान लो डीएनए रिपेयर मशीनरी से भी डीएनए का डैमेज ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये डीएनए डैमेज जो है वो इरिवर्सिबल हो गया। अब इस डीएनए को आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में एक P53 होता है, गार्जियन ऑफ जीनोम, इसकी भी अपन बात करेंगे। बहुत शानदार चीज है P53 गार्जियन ऑफ जीनोम। ये क्या खड़ा हाथ खड़े कर देता है कि भैया अब जो है ये डीएनए डैमेज ठीक नहीं हो रहा। अगर इस सेल को रखा गया तो हो सकता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में चली जाए और नेक्स्ट जनरेशन में भी म्यूटेटेड डीएनए चला जाए, उसकी वजह से जनरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जनरेशन की डेथ हो सकती है। तो नेक्स्ट जनरेशन में इसको जाने से रोकना है और अपोप्टोसिस को एक्टिव करना है। ये काम कौन कर देता है, P53 कर देता है। तो उस कंडीशन में अपोप्टोसिस इंट्रिंसिक पाथवे चल सकता है। या फिर मान लो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, सेल को मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा, इस वजह से क्या हो सकता है, अपोप्टोसिस हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में सेल को नहीं मिल रहे, इस वजह से सेल्स में अपोप्टोसिस हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, उससे अपोप्टोसिस हो सकता है। ऑक्सीजन एब्सेंट है, न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट है, इसका मतलब इसकी शुरुआत आप कहां से मान सकते हो, क्योंकि हमारा जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो हमारा पावर हाउस है वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब अपोप्टोसिस की शुरुआत भी कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है, वहां इनर मेम्ब्रेन की तरफ कौन होता है, साइटोक्रोम सी। ये अपना काम कर रहा होता है। ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाता है और उससे एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपना काम कर रहा है, इसे कोई मतलब नहीं। अब जब इन चीजों की कमी हो गई तो साइटोक्रोम सी का क्या रोल है भाई, इसका मतलब इस सेल को मार देना चाहिए। तो साइटोक्रोम सी है वो चल करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो है वो किस में चला जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते ही इसको बाहर की तरफ भेजने का काम करेंगी बैक एंड बैक्स। ये कुछ जीन्स है भाई, बैक एंड बैक्स। ये क्या काम करते हैं, ये इसको बाहर भेज देंगे और बाहर भेजने के बाद में इस साइटोक्रोम सी को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगा, इस साइटोक्रोम सी को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा अपाफ1। ये इस साइटोक्रोम सी को रिकॉग्नाइज कर लेगा। अपाफ1 क्या काम कर रहा है, साइटोक्रोम सी को रिकॉग्नाइज कर लेगा और साइटोक्रोम सी को अपाफ1 रिकॉग्नाइज करके ये सिग्नल कहां देता है,
ये सिग्नल देगा कैस्पेज 9 को, ये सिग्नल दे देगा कैस्पेज 9 को, और कैस्पेज 9 किसको एक्टिव कर देगा, ये कैस्पेज 3 को एक्टिव कर देगा, ये कैस्पेज 3 को एक्टिव कर देगा, और कैस्पेज 3 क्या कर देगा, अपोप्टोसिस कर देगा, ये क्या कर देगा, अपोप्टोसिस, यानी सेल को मार देगा। ये चीज इतनी आसान नहीं है जितनी हमें दिख रही है। देखिए क्या होता है, यानी सिग्नल कहां से आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास में साइटोक्रोम सी है, अफाफ 1 ने रिकॉग्नाइज किया, और अफाफ 1 की हेल्प किसने की, बैक एंड बैक्स ने, इसको बाहर निकालने में। अब दिक्कत क्या होती है कि इससे इनिबिट करने का काम करती है BCL2, बी सेल लिम्फोमा, इसका क्या है, BCL लिम्फोमा होता है, या BCL एक्सेल भी हो सकता है, LS भी हो सकता है, या MCL1। ये कुछ जीन हैं जो किसको इनिबिट करती हैं, बैक एंड बैक्स को इनिबिट करती हैं, और बैक एंड बैक्स को इनिबिट कर रही हैं। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, बैक और बैक्स इनिबिट हो रही है, इसका मतलब अपोप्टोसिस नहीं हो पा रहा, इसका मतलब अफाफ 1 है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा साइटोक्रोम सी को। तो ये अगर नहीं कर पाएगा तो BCL2 को भी इनिबिट करने के लिए एक फैमिली है जिसका नाम होता है BH123 फैमिली, ये इसको इनिबिट करती है। BH123 फैमिली में खूब सारी जीन्स होती हैं, जैसे बैड, बिड, बिम, पुमा, नोक्सा, बैड, बिम, पुमा, नोक्सा, और बैक और बैक्स तो इधर ही आ गए। तो ये कुछ जीन्स होती हैं जिनको अपन बोलते हैं BH123 फैमिली, और बैक और बैक्स है इसको अपन बोलते हैं BH3 फैमिली। ये कौन सी की है, BH3 फैमिली की। तो अब देखो क्या है, बैक और बैक्स को इनिबिट कौन कर रहा था, BCL2। इसका मतलब ये क्या है, ये एंटी अपोप्टोटिक हो गई, ये क्या हो गई, एंटी अपोप्टोटिक, और ये एंटी अपोप्टोटिक को इनिबिट कर रहा है BH123 फैमिली। इसका मतलब ये अपोप्टोसिस करवा रहा है, इसका मतलब ये कौन सी हो गई, प्रो अपोप्टोटिक हो गई। और ये बैक और बैक्स जो अपोप्टोसिस करा रहे हैं, इसका मतलब ये भी कौन से हो गए, प्रो अपोप्टोटिक। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो बी सेल लिम्फोमा यानी कि ये कैंसर से ढूंढने वाली जीन है, इसीलिए इसका नाम दे दिया BCL2। तो क्या होता है, ये BCL2 अगर ज्यादा एक्टिव होगी तो कैंसर होगा, क्योंकि अपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा, तो सेल अनकंट्रोल डिवीजन करेगी। तो यह क्या होगा, BCL2 को इनिबिट करने के लिए इसके पीछे और होता है BH123 फैमिली, ये सारी जीन है वो किसको इनिबिट कर देंगी, BCL2, XL, LS या MCL1 को इनिबिट कर देंगी, जिसकी वजह से बैक और बैक्स इनिबिट नहीं हो पाएंगे। और बैक और बैक्स इनिबिट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, बैक और बैक्स अफाफ 1 से होते हुए कैस्पेज 3 को एक्टिव कर देंगे, जिससे इस सेल को मार दिया जाएगा, इस सेल का अपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे बहुत मजेदार पाथवे है, जहां पर हमें कुछ जीन्स का ध्यान रखना होता है। और ये इंट्रिंसिक पाथवे है वो कहां से शुरू होगा, साइटोक्रोम सी जब बाहर आ जाएगा तब इंट्रिंसिक पाथवे शुरू होगा। जैसे हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात की थी, तो वहां पर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आया, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आकर के उसने क्या किया था, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ने कि डेथ रिसेप्टर से बाइंड होकर के कैस्पेजेस को एक्टिव किया। इस प्रकार से उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्सट्रिंसिक पाथवे किया जब कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल्स थी। लेकिन सेल के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो गई तब इंट्रिंसिक पाथवे का एक्टिवेशन होगा, क्योंकि बाहर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेल के अंदर क्या हो रहा है। यानी सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो बाहर से कैसे पता चलेगा। तो ये क्या है, अंदर ही अपोप्टोसिस की शुरुआत हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। यानी बाहर से अगर अपोप्टोसिस की शुरुआत होती है तो उसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं, अंदर से अगर अपोप्टोसिस की शुरुआत होती है तो इंट्रिंसिक पाथवे वो अपोप्टोसिस बोलते हैं। तो ये अपोप्टोसिस के दो सिंपल से पाथवे थे। कुछ कैंसर की प्रॉपर्टी की बात हमने कर ली है, अपोप्टोसिस का जनरल इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया है। अब हम तुरंत प्रभाव से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे का रिलेशन पढ़ लेते हैं। बहुत मजेदार बात है, हम अभी पढ़ते हैं। तो देखिए, हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की और इंट्रिंसिक पाथवे की अपन बात कर लेते हैं। तो हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या देखा था, हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखा कि ये एक प्रकार की सेल है और ये इसमें डेथ रिसेप्टर हैं, और इधर से कोई आपकी दूसरी सेल आ रही है, कोई हो सकता है मैक्रोफेज है, ये सेल इसको सिग्नल दे रही है किसके रूप में,
TNF के रूप में, TNF के रूप में इसको सिग्नल देगी, और TNF के रूप में इसको सिग्नल दे डेथ रिसेप्टर है, ये डेथ एसोसिएटेड डोमेन होगा। और यहाँ से हमने देखा कि जो फाइनली हमने देखा था, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि एक्सटेंसिव पाथवे अपन पढ़ चुके हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर क्या दिखा था कि हमारे कैश पेज और 8 और 10 एक्टिव हो रहे थे एक्सटेंसिव पाथवे के, और कैश पेज 8 और 10 एक्टिव होगा तो ये किसको एक्टिव कर रहे थे, कैश पेज 3 को, ये कैश पेज 3 को एक्टिव कर रहे थे। और ये कैश पेज 3 क्या कर रहा था, अपोप्टोसिस करा रहा था, अपोप्टोसिस करा रहा है, ये अपोप्टोसिस इसमें हो रहा था। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा कि ये कैश पेज 8 और 10 है, ये कैश पेज 3 को एक्टिव करने के साथ साथ एक दूसरा काम और कर देता है। ये दूसरा काम क्या कर देता है, दूसरा काम कर देता है कि बिड है, इसका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करता है। तो टी बिड जिसको अपन बोलते हैं, यानी ये इनएक्टिव स्टेज में है तो ये टी बिड है, और इसका क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है। और प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा तो टी बिड है वो नॉर्मल बिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बिड कौन सी थी आपको पता है, BH123 फैमिली की मेंबर है। ये बिड किसको इनिबिट कर रही थी, ये BCL2 फैमिली की जीन्स को इनिबिट कर रही थी। ये BCL2 फैमिली क्या प्रॉब्लम कर रही थी, ये BH3 ओनली को इनिबिट कर रही थी, यानी कि बैक और बैक्स, इन्हीं को ये इनिबिट कर रही थी, बैक और बैक्स को इनिबिट कर रही थी। और बैक और बैक्स को अगर इसने इनिबिट कर दिया था तो अब देखो इसमें क्या हुआ था, बैक और बैक्स को इनिबिट कर दिया तो ये क्या हो रहा था, ये बैक और बैक्स इनिबिट अब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बिड एक्टिव हो गई, ये BCL2 को इनिबिट कर देगी, और BCL2 को इनिबिट करते ही BCL2 ने काम करना बंद कर दिया, अब ये इनिबिट नहीं होगी। तो यहां से सिग्नल कौन आ रहा है, यहां से सिग्नल आ रहा है अपाफ1, यानी कि साइटोक्रोम C बाहर की तरफ आ गया। तो इसको किसने रिकॉग्नाइज किया, अपाफ1 ने रिकॉग्नाइज किया, अपाफ1 ने रिकॉग्नाइज किया। तो अपाफ1 ने किसको एक्टिव किया, अपाफ1 ने कैश पेज 9 को एक्टिव किया, जो एक इनिशिएटर कैश पेज था। कैश पेज 9 ने किसको एक्टिव किया, कैश पेज 3 को, कैश पेज 3 को किसको एक्टिव किया, कैश पेज 3 को। और कैश पेज 3 क्या कर रहा था, अपोप्टोसिस करवा रहा था। तो कैश पेज 8 और 10 ने कर दिया क्या, बिड, यानी BH123 फैमिली को एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से BCL2 इनिबिट हो गया, BH3 काम करना शुरू कर दिया। इधर से साइटोक्रोम C बाहर आ रहा है, जिसको अपाफ1 रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसको अपन बोलते हैं अडप्टर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं इसको, अपाफ1 को। तो कैश पेज 9 को अपाफ1 एक्टिव कर रहा है, जिससे इनिशिएटर कैश पेज एक्टिव हो गया। इनिशिएटर कैश पेज एक्टिव होती है, एग्जीक्यूशनल कैश पेज एक्टिव हो गया, जिससे अपोप्टोसिस हो गया। ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो इंट्रिंसिक पाथवे को भी एक्टिव कर देता है, यानी एक्सट्रिंसिक पाथवे के साथ साथ कौन चल सकता है, इंट्रिंसिक पाथवे। किसने एक्टिव किया है, 8 और 10 ने बिड जीन को एक्टिव किया था। आप इंट्रिंसिक पाथवे को फिर से पढ़ोगे दोबारा तो समझ में आएगा कि बिड कहां पर काम कर रही थी और बिड एक्टिव होने से क्या हो रहा था, यानी बिड एक्टिव होने से फाइनली इंट्रिंसिक पाथवे का अपोप्टोसिस कंप्लीट हो रहा था। तो इस प्रकार से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे का ये एक रिलेशन भी होता है, ये दोनों साथ भी चल सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको अपोप्टोसिस कंप्लीट समझा दिया गया है, कंप्लीट यहाँ पर जीन्स की सीक्वेंस वगैरह नोट करा दी गई है। जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन आती हैं या जो भी इसके अंदर बातें आती हैं वो बातें मैंने आपको मैक्सिमम समझा दी गई। और देखिए इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि कैंसर कब होगा, कैंसर कब नहीं होगा, कब अपोप्टोसिस होगा, कब अपोप्टोसिस नहीं होगा। जब मान लो प्रो अपोप्टोटिक जीन्स में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा, यानी ज्यादा काम करने लग जाएंगे तो कैंसर नहीं होगा। और प्रो अपोप्टोटिक जीन्स में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो कैंसर होगा, अपोप्टोसिस नहीं होगा। तो इस प्रकार से मान लो इन जीन्स का ध्यान रखना है कि कोई भी जीन अगर अपोप्टोसिस को रोक रही है इसका मतलब वो कैंसर कोजिंग एजेंट है, और कोई जीन अगर अपोप्टोसिस को प्रमोट कर रही है इसका मतलब वो एंटी कैंसरस जीन है। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है।
और ये टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी सीक्वेंस है और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, उस पर अपने को फोकस करना है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और नॉर्मल हमारी जो पीजी और यूजी की एग्जाम्स की बात करें उसमें तो ये चीज़ें बहुत आसान हो ही जाती हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स डाल सकते हैं। अगर हम इतने होशियार हुए कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ तो हम जवाब ज़रूर दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाए तो पढ़ के आपका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।